दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए धमाकेदार एक्शन मूवी लेकर आया हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। सऊदी अरब में एक अमीर अमेरिकी रिहायशी इलाके पर एक आतंकी जो लोकल पुलिस वाले के भेष में था हमला कर देता है। एक पिता अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में वहीं गोलियों से छलनी हो जाता है। खुशकिस्मती से सही वक्त पर सऊदी पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। आतंकियों में अफरा तफरी मच जाती है और जल्द ही उन्हें वहीं ढेर कर दिया जाता है। लेकिन क्या मामला सच में इतना सीधा है? असल में एक बहुत बड़ी साजिश चुपचाप चल रही होती है। ये आतंकियों का डबल ब्लास्ट प्लान होता है। जब पुलिस लोगों को बचाने में लगी होती है तभी ये आतंकी भीड़ में घुसकर खुद को मददगार दिखाते हैं, जैसे वो लोगों को बाहर निकाल रहे हो। लेकिन असल में वो उन्हें एक ऐसे इलाके की तरफ ले जा रहे होते हैं जहां पहले से ही बम लगाए गए होते हैं, और ये तो बस उनके बदले की पूरी योजना की शुरुआत होती है। इधर एक लोकल फेडरल एजेंट जैसे ही ये खबर सुनता है वो तुरंत मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवा देता है। साथ ही वो इस पूरी स्थिति की रिपोर्ट अमेरिका में अपने हेडक्वार्टर को भेज देता है। लेकिन जैसे ही वो फोन रखकर रेस्क्यू में शामिल होने जाता है, अचानक एक भीषण आग का गुबार आसमान तक उठ जाता है। इस हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें वो अमेरिकी फेडरल एजेंट भी शामिल होता है। हालात यहाँ तक पहुँचने की वजह थी स्थानीय सरकार की भ्रष्टाचार और लापरवाही, जिसने बाहरी ताकतों के साथ मिलकर देश का बड़ा तेल भंडार ट्रांसफर करने में हाथ मिलाया था। पिछली सदी के 90 के दशक में जब इराकी सेना ने कुवैत की सीमा तोड़ी थी, तब एक आतंकी नेता ने दावा किया था कि वो सऊदी अरब की मदद के लिए अपनी सेना भेज सकता है। लेकिन उसके इरादों पर शक होने की वजह से सऊदी अरब ने अमेरिका द्वारा भेजे गए 5 लाख सैनिकों को चुन लिया। अमेरिका ने मदद जरूर की, लेकिन उसकी नजर सऊदी अरब के तेल संसाधनों पर थी। शुरुआत में दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बने, लेकिन समय के साथ बढ़ते हमलों ने इस रिश्ते को काफी तनावपूर्ण बना दिया। धमाके के बाद अमेरिका में भारी हलचल मच जाती है। स्पेशल एजेंट फ्लोरी तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है और हालात से निपटने के उपायों पर चर्चा करता है। उसके सामने एक गोरी महिला बैठी होती है जो गहरे दुख में डूबी होती है। वो उस एजेंट की साथी है जिसने इस धमाके में अपनी जान गंवाई थी। फ्लोरी उसकी हालत समझता है, उसके पास जाकर कुछ सांत्वना भरे शब्द कहता है और फिर दोबारा धमाके के विश्लेषण में लग जाता है। मौके पर बने गड्ढे के आकार को देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि आतंकियों ने मिलिट्री ग्रेड हाई एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया था। दूसरे धमाके का गड्ढा ऐसा लग रहा था जैसे किसी विमान से बम गिराया गया हो। इसके अलावा पहले हुए दोनों हमलों में हमलावर पुलिस की वर्दी पहने हुए थे। इन सभी बातों को देखकर FBI को पूरा शक हो जाता है कि ये साजिश सऊदी अरब के अंदर से ही रची गई है। अगर ऐसा है तो इसके पीछे का मास्टरमाइंड शायद आतंकी सरगना अबू हमजा हो सकता है। कुछ ही समय बाद फ्लोरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से सऊदी अरब जाने की अनुमति मांगता है, लेकिन रक्षा मंत्री बताते हैं कि उसी सुबह वो सऊदी एम्बेसी में प्रिंस अहमद बिन खालिद से मिलकर आए हैं। उनका मानना होता है कि मौजूदा हालात में अमेरिका को और लोग सऊदी अरब नहीं भेजने चाहिए, क्योंकि इससे स्थिति और बिगड़ सकती है और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के साथ रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ जस्टिस डिपार्टमेंट का मानना होता है कि एक छोटी टीम को रियाद भेजा जा सकता है ताकि धमाके की जगह से सबूत इकट्ठा किए जा सके। अगर नुकसान के डर से अपराधियों का पीछा नहीं किया गया तो आतंकी और ज्यादा खतरनाक होते जाएंगे। ऐसा लगता है कि इन बातों से रक्षा मंत्री अपना फैसला बदलेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि ये सिर्फ FBI की सोच है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपना एक एजेंट खोया है और ये बदले की भावना में लिया गया फैसला है। ये सुनकर फ्लोरी नाराज हो जाता है और साफ कह देता है कि उन्हें सिर्फ 36 घंटे चाहिए। अगर वो इस समय में मिशन पूरा नहीं कर पाए तो खुद ही वापस लौट जाएंगे। इसी बीच सऊदी सेना एक संदिग्ध आदमी को पकड़ती है जो पहले हुए आतंकी हमले के समय मौजूद पुलिसकर्मी था। फारिस अल घाजी को शक होता है कि इस आदमी ने आतंकियों को बचाने के लिए ही ऐसा किया था। सबसे ज्यादा शक की बात ये होती है कि उसके पास बाकी लोगों से ज्यादा पूरे 6 अतिरिक्त पुलिस यूनिफॉर्म मिलते हैं। संभव है कि उसी ने ये वर्दियां आतंकियों को दी। पुलिस वाला जवाब देता है कि उसे बहुत पसीना आता है, इसलिए हर शिफ्ट बदलते वक्त उसे अपनी यूनिफॉर्म भी बदलनी पड़ती है। ये कहकर वो कर्नल को खुद उसके कपड़े चेक करने के लिए भी बोल देता है, लेकिन जवाब में उसे राइफल के बट से मार दिया जाता है। ये देखकर पुलिस चीफ से रहा नहीं जाता। वो तुरंत लॉकर रूम में जाता है, अलमारी खोलता है और उस पुलिस वाले के कपड़े निकालकर सीधे जनरल के मुंह पर फेंक देता है। कपड़ों पर पसीने के निशान देखकर सामने वाले को समझ आ जाता है कि उसने गलत आदमी को पकड़ लिया है, लेकिन वो अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा धमकी देता है कि पुलिस वाले के शरीर पर
पर जो भी चोटें हैं वो ड्यूटी के दौरान गाड़ी चलाते वक्त खुद लगी हैं। उधर अमेरिका में फ्लोरी एक मशहूर पत्रकार से मिलता है। वो पत्रकार धमाके की रिपोर्टिंग में लगा होता है और साथ ही हमजा फंड की जांच भी कर रहा होता है, जो सऊदी शाही परिवार से जुड़े डोनेशन स्कैंडल से जुड़ा था। इसलिए फ्लोरी सोचता है कि वो इसी जानकारी को दबाव के तौर पर इस्तेमाल करके सऊदी एम्बेसी में प्रिंस से मुलाकात करेगा। जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। उस शाम फ्लोरी मदद के जरिए प्रिंस से मिलने में सफल हो जाता है और डोनेशन स्कैंडल का दबाव डालकर अगले दिन के लिए फ्लाइट लैंडिंग की अनुमति हासिल कर लेता है। अब सारी तैयारी पूरी हो चुकी होती है। फ्लोरी अपने 3 एजेंट्स के साथ तुरंत विमान में सवार हो जाता है और ये खबर जल्द ही सऊदी शाही परिवार तक पहुंच जाती है। पुलिस चीफ को आदेश दिया जाता है कि वो अमेरिकी जांच टीम के साथ शामिल हो, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि जांच की जिम्मेदारी उसी जनरल के हाथ में है जिसने अभी अभी उसके अधीनस्थ को मारा था, वो तुरंत प्रिंस से शिकायत करता है कि इस जनरल के पास जांच का कोई अनुभव नहीं है। हैरानी की बात यह होती है कि प्रिंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो मानता है कि आतंकियों का पुलिस की वर्दी पहनना पुलिस विभाग के अंदर की मिलीभगत का सबूत हो सकता है। इसके बाद वो बहाना बनाकर पुलिस चीफ को ही हटा देता है। कुछ ही देर बाद फ्लोरी और उसकी टीम प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर पहुंचते हैं। वहां फारिस अल गाजी पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है। सुरक्षा के नाम पर वो चारों के हथियार और पासपोर्ट जब्त कर लेता है और उन्हें एक गाड़ी में बैठाकर अस्थायी ठहरने की जगह पर भेज देता है। रवाना होने से पहले ये लोग स्पेशल एजेंट फ्रांसिस मैनर की लाश को विमान में ले जाते हुए देखते हैं। उनके दिल में दुख उमड़ पड़ता है। खासकर जेनेट मेयस के लिए ये बहुत भारी पल होता है, लेकिन ये शोक मनाने का वक्त नहीं होता। उन्हें अगले 5 दिनों की जांच के लिए खुद को मजबूत रखना पड़ता है। नियम साफ होता है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। समय पूरा होते ही उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। 2 घंटे बाद चारों को सेना द्वारा तैयार किए गए रेस्ट एरिया में पहुंचा दिया जाता है। कर्नल उन्हें कहता है कि आज रात आराम करें और कल सुबह सूरज निकलते ही वो उन्हें धमाके वाली जगह पर ले जाएगा। लेकिन जब फ्लोरी उससे पूछता है कि सूरज कितने बजे निकलता है, तो वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कोई अजीब सवाल पूछ लिया गया हो। दरवाजा जोर से बंद करता है और बिना जवाब दिए चला जाता है और गुस्सा तब और बढ़ जाता है जब उन्हें पता चलता है कि दरवाजा ही नहीं, आसपास की खिड़कियां भी बाहर से लॉक कर दी गई हैं। उधर अमेरिका में रक्षा मंत्री को खबर मिलती है कि FBI ने स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसी के खिलाफ जाकर खुद ही सऊदी अरब में जांच शुरू कर दी है। वो FBI डायरेक्टर के इस रवैये से बेहद नाराज हो जाता है और यहाँ तक कह देता है कि वो इस मामले को राष्ट्रपति तक ले जाएगा और डायरेक्टर को उसके पद से हटवा देगा। लेकिन डायरेक्टर इन धमकियों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता और साफ कहता है कि वो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा है। वो साफ कह देता है कि अगर कोई इस मौके का फायदा उठाकर उसे हटाना चाहता है तो उसे कोई डर नहीं है। उल्टा वो रक्षा मंत्री से कहता है कि उन्हें खुद अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। अगली सुबह फ्लोरी और उसकी टीम आखिरकार आतंकी हमले वाली जगह पर पहुंचती है। पूरा इलाका तबाह हो चुका होता है। चौक के बीच में बना एक बड़ा गड्ढा इस बात का सबूत होता है कि धमाका कितना खतरनाक था। चारों तरफ गिरी हुई इमारतें और मलबे में दबे हुए लोगों के शव नजर आते हैं जिनकी हालत बेहद खराब होती है। इसी दौरान अमेरिकी एम्बेसी के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन डेमन श्मिट भी वहां पहुंचते हैं। उनका मुख्य काम होता है ये सुनिश्चित करना कि जांच टीम सुरक्षित तरीके से सऊदी अरब से वापस जा सके। बातचीत के दौरान सऊदी प्रिंस भी मौके पर पहुंच जाता है। डेमन फ्लोरी को सलाह देता है कि जब वो प्रिंस से हाथ मिलाए तो पहले हाथ न छोड़े ताकि सामने वाले के प्रति सम्मान दिखे। इसके बाद प्रिंस मीडिया के सामने आता है और कहता है कि उन्होंने अमेरिकी जांच टीम को सिर्फ अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए भी बुलाया है। फिर वो फ्लोरी और उसकी टीम को शाम को अपने घर आने का निमंत्रण देता है। प्रिंस और मीडिया के जाने के बाद जांच टीम तुरंत काम शुरू कर देती है, लेकिन उन्हें कई तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें सबूतों या लाशों को छूने की अनुमति नहीं होती। अगर कर्नल फारिस अल गाजी साथ नहीं हो तो वो किसी से पूछताछ भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, उन्हें हर समय फारिस के साथ ही रहना पड़ता है। ये सब सुनकर फ्लोरी को बहुत गुस्सा आता है। इतनी लंबी 18 घंटे की यात्रा करके वो यहाँ पहुंचे थे और अब उन्हें कुछ करने की आजादी ही नहीं दी जा रही थी। तभी फ्लोरी की नजर सामने वाले घर में बचे हुए लोगों पर पड़ती है। वो फारिस से कहता है कि वो उसके साथ चलकर उनसे बात करना चाहता है ताकि असली स्थिति का पता चल सके। सामने वाले घर के लोगों ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि प्रतिक्रिया करने का मौका ही नहीं
मिला। अगर उनके घर में पहले से एक सुरक्षित कमरा न बना होता तो शायद वो भी इस धमाके में मारे जाते। घर की महिला ने बताया कि पड़ोस वाले घर की एक औरत जो उस वक्त खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी, उसे मौके पर ही गोली मार दी गई और उस घर का पति शायद कुछ देख पाया हो। ये सुनते ही फ्लोरी बिना रुके तुरंत उस घर की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है अंदर वाला आदमी सीधे फेरिस अल गाजी की तरफ इशारा करके चिल्लाने लगता है कि वही असली गुनहगार है। फ्लोरी खुद को FBI एजेंट बताता है, लेकिन अपनी पत्नी को खोने के दर्द में डूबा वो आदमी उस दिन की बात दोबारा याद नहीं करना चाहता। वो गुस्से में सबको बाहर निकाल देता है। उधर एक एजेंट आसपास जांच करते हुए धमाके में इस्तेमाल हुए सामान से कोई सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एजेंट साइक्स को एक अहम सुराग मिलता है। वो चुपके से उस सबूत को अपनी जेब में छुपा लेता है और मौका मिलते ही फ्लोरी को दे देता है। इसके बाद साइक्स मौका देखकर गेट की तरफ जाता है ताकि कुछ और जानकारी मिल सके, लेकिन वहां तैनात गार्ड उसे तुरंत रोक देते हैं। किसी को ये अंदाजा नहीं होता कि एक नकाब पहना गार्ड लगातार उन पर नजर रख रहा है। कर्नल फारिस बताता है कि धमाके से पहले आतंकियों ने एक पुलिस की गाड़ी चुरा ली थी और इधर उधर फायरिंग शुरू कर दी थी, लेकिन वो ये भी भरोसा दिलाता है कि सऊदी पुलिस इस हमले में शामिल नहीं थी। इंटरनेट पर चल रहे वीडियो के मुताबिक इस हमले में कुल 4 आतंकी शामिल थे, लेकिन उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इसी बीच फ्लोरी की नजर थोड़ी दूरी पर मौजूद एक बिल्डिंग पर पड़ती है। इंटरनेट पर मौजूद वीडियो को देखकर फ्लोरी समझ जाता है कि जिसने ये वीडियो बनाया है उसने इसे काफी ऊंचाई से शूट किया था और सामने वाली ये बिल्डिंग बिल्कुल वैसा ही पूरा व्यू देती है। इसी वजह से बार बार कहने पर फ्लोरी फारिस अल गाजी को मानना पड़ता है और वो उन्हें वहां जांच के लिए ले जाने को तैयार हो जाता है। अगले दिन आधिकारिक अनुमति मिलने के बाद फ्लोरी और उसकी टीम फारिस के साथ उस बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं। वहां पहले से ही काफी भीड़ जमा होती है और पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेड लगा रखे होते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग अंदर जाने वाले होते हैं तभी एक ट्रक में भरकर सैनिक वहां आ जाते हैं। उनका लीडर गुस्से में उतरकर साफ कह देता है कि इस इलाके में किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। फारिस बताता है कि ऊपर से अनुमति मिल चुकी है, लेकिन वो आदमी उसकी बात सुने बिना ही उसे घूंसा मार देता है। पल भर में माहौल बेकाबू हो जाता है। आर्मर्ड गाड़ी में बैठे सैनिक भी चेतावनी के तौर पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। फिर फारिस उस आदमी के सीनियर अधिकारी से बात करता है और बताता है कि जनरल ने उन्हें सिर्फ 5 मिनट के लिए अंदर जाने की इजाजत दी है। वो ये भी कहता है कि अगर भरोसा ना हो तो खुद फोन करके पूछ लो। हालात और बिगड़ते देख वो अधिकारी मान जाता है और उन्हें अंदर जाने देता है। कुछ देर बाद पूरी टीम बिल्डिंग की छत पर पहुंचती है और वहां से देखने पर पता चलता है कि ये एंगल बिल्कुल उसी वीडियो से मैच करता है। फ्लोरी समझ जाता है कि ये धमाका अचानक नहीं हुआ, बल्कि काफी पहले से प्लान किया गया था। वो सोचता है कि कोई इंसान यूं ही ऐसे सटीक एंगल से वीडियो नहीं बना सकता। इसका मतलब ये है कि वीडियो बनाने वाला भी इस हमले में शामिल था और वो पहले कई बार इस छत पर आ चुका था। ये सुनकर फारिस कहता है कि वो आदमी जरूर सऊदी ही होगा, क्योंकि अगर वो विदेशी होता तो उसका रिकॉर्ड जरूर मिलता। इससे फ्लोरी का शक और पक्का हो जाता है कि ये मामला आतंकी सरगना अबू हमजा से जुड़ा हुआ है। इसके बाद फ्लोरी अपनी जेब से एक डेटोनेटर निकालता है और फारिस को दिखाता है। ये वही डेटोनेटर था जो उन्हें पिछले दिन धमाके जगह से मिला था। उधर एक गुप्त ठिकाने पर आतंकी अगली योजना की तैयारी कर रहे होते हैं। वो लोग लोहे के टुकड़े और कांच की गोलियां एक बॉक्स में भरते हैं, फिर उसके ऊपर चचार विस्फोटक की परत लगा देते हैं। इस तरह एक बेहद खतरनाक बम जैकेट तैयार हो जाती है। इस बार उनका निशाना होता है फ्लोरी की टीम के 4 लोग और कर्नल फारिस अल गाजी। उसी शाम जांच टीम को महल में खाने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वहां के रीति रिवाज के अनुसार महिलाओं को मेहमानों की सूची में शामिल नहीं किया जाता, इसलिए जेनेट मेयस वहां नहीं जा पाती। रास्ते में फ्लोरी को पता चलता है कि सऊदी अरब में 5000 से ज्यादा प्रिंस हैं और हर एक का अपना अलग महल होता है। फारिस उन्हें खास तौर पर समझाता है कि अगर प्रिंस खाने के लिए बुलाए तो मना बिल्कुल न करें, और अगर वो हाथ से खाना खाएं तो घबराए नहीं, क्योंकि यहाँ ये सम्मान की बात मानी जाती है। प्रिंस कहता है कि ये ईगल सबसे खास है और टैलेंट ऐसी चीज है जिसे सिखाया नहीं जा सकता। फ्लोरी इस बात से पूरी तरह सहमत होता है। जब उससे जांच की प्रगति के बारे में पूछा जाता है तो वो साफ कहता है कि हमलावर जरूर सऊदी था और अब तक मिले सारे सुराग कर्नल फारिस की मदद से ही मिले हैं। वो फारिस की तारीफ करता है कि वो न सिर्फ जिम्मेदारी से काम कर रहा है बल्कि उनकी टीम की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रख रहा है। फिर वो कहता है, मुझे पता है आप भी उसे पकड़ना चाहते हैं और हम भी, हमें मिलकर काम करने दीजिए। इस तरह फ्लोरी सऊदी प्रिंस को मना लेता है। अगली सुबह
पूरी टीम फिर से धमाके वाली जगह पर पहुंचती है। अब उनके पास आधिकारिक अनुमति होती है, इसलिए उन्हें पहले की तरह सावधान रहने की जरूरत नहीं पड़ती। फ्लूरी अपनी योजना के अनुसार टीम को 3 हिस्सों में बांट देता है और खुलकर जांच शुरू कर देता है। सबसे पहले वो पुलिस से कहता है कि उस आतंकी की फोटो प्रिंट करवाई जाए जिसे उस वक्त मार गिराया गया था। इसके बाद फ्लोरी और फारिस अल गाजी उस फोटो को लेकर बचे हुए लोगों के पास जाते हैं ताकि उनकी पहचान पक्की की जा सके। आखिरकार उन्हें पता चलता है कि फोटो में दिख रहा एक आदमी 3 दिन पहले माली के साथ पौधों में पानी दे रहा था, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो सऊदी का ही रहने वाला था। उधर जेनेट मेयर्स को भी एक नया सुराग मिलता है। वो स्थानीय पुलिस की मदद से मारे गए लोगों के फिंगरप्रिंट लेती है और पाती है कि उनके शरीर में बड़ी मात्रा में कांच की गोलियों के टुकड़े मौजूद हैं। इसी समय साइक्स को धमाके वाली जगह पर एक नाली नजर आती है। उसे पता चलता है कि ये पाइप फटने से बनी थी, इसलिए उसे शक होता है कि यहाँ कोई अहम सुराग मिल सकता है। वो पुलिस की मदद से उस नाली का पानी निकलवाता है और सच में अंदर से वैसी ही कांच की गोलियों के टुकड़े मिलते हैं। इतना ही नहीं, वहां से मिले सामान से ये भी पता चलता है कि आतंकियों ने एक पूरी एम्बुलेंस को उड़ा दिया था। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती है, साइक्स को एक ऑक्सीजन टैंक मिलता है जिस पर अस्पताल का लोगो बना होता है। उधर फ्लूरी और फारिस भी लगातार सुराग जोड़ते रहते हैं और आखिरकार एक इंटरनेट कैफे में एक अहम आदमी तक पहुंचते हैं। ये शख्स पहले आतंकी संगठन से जुड़ा था, लेकिन पिछले साल आम माफी के दौरान खुद ही सरेंडर कर चुका था। अब वो नई सरकार के लिए एक सामान्य सोशल वर्कर की तरह काम कर रहा होता है। फारिस उसे डेटोनेटर दिखाता है, जिसे देखकर वो पहचान लेता है कि ये हाल ही में अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल किया गया मॉडल है और इसे हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तभी फ्लूरी उससे पूछता है कि क्या आतंकी सरगना अबू हमजा के पास ऐसे हथियार पाने के साधन हैं? वो जवाब देता है हाँ, लेकिन वो बहुत गुप्त तरीके से चलता है, उसे ढूंढना बेहद मुश्किल है। ये कहकर वो फ्लूरी का हाथ पकड़ता है और अपने 2 कटे हुए उंगलियां दिखाता है, जैसे इशारा कर रहा हो कि हमले में शामिल किसी आदमी में भी ऐसी ही पहचान हो सकती है। इसके बाद ऑक्सीजन टैंक के सुराग के आधार पर फारिस जांच करता है और पता चलता है कि धमाके से 3 दिन पहले एक एम्बुलेंस अस्पताल से चोरी हुई थी। खुशकिस्मती से उसके पास उस दिन ड्यूटी पर मौजूद एम्बुलेंस स्टाफ की लिस्ट होती है। उसमें एक ऐसा नाम मिलता है जो बहुत अहम सुराग बन जाता है, क्योंकि उस आदमी का भाई वही आतंकी था जो पुलिस की वर्दी में छिपकर हमला कर रहा था और मौके पर मारा गया था। इस अहम कड़ी को पकड़ते ही फारिस अपनी टीम के साथ तुरंत निकल पड़ता है और आखिरकार आतंकियों के एक गुप्त ठिकाने का पता लगा लेता है। खबर मिलते ही लोकल स्पेशल फोर्स भी तुरंत वहां पहुंचने के लिए रवाना हो जाती है। इस वक्त घर के अंदर मौजूद आतंकी पूरी तरह अनजान होते हैं और अगली वारदात के लिए बम बनाने में लगे रहते हैं। तभी एक कुत्ते के भौंकने से उन्हें बाहर मौजूद स्पेशल फोर्स का पता चल जाता है। बिना एक पल गंवाए आतंकी बाहर की तरफ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। स्पेशल फोर्स भी पीछे नहीं हटती। वो ग्रेनेड का इस्तेमाल करके रास्ता साफ करती है, दरवाजा उड़ा देती है और अंदर घुस जाती है। कुछ देर तक जबरदस्त गोलीबारी होती है और आखिरकार घर के अंदर मौजूद सभी आतंकी मारे जाते हैं। लेकिन फारिस अल गाजी जब अंदर तलाशी लेता है तो उसे कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलता जिसकी उंगलियां कटी हुई हों। इससे साफ हो जाता है कि असली मास्टरमाइंड वहां मौजूद नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी जिसकी उंगलियां कटी हुई हैं, आदमी की उंगलियां कटी हुई होंगी, कैमरे के सामने खड़ा होकर लोगों को भड़काने वाला भाषण दे रहा होता है कि ईसाइयों को यहां से निकाल देना चाहिए। उधर सऊदी प्रिंस आतंकियों के मारे जाने की खबर मिलते ही मीडिया को लेकर मौके पर पहुंचता है और घोषणा करता है कि धमाके का मामला पूरी तरह सुलझा लिया गया है और सभी आतंकी खत्म कर दिए गए हैं। कुछ ही देर बाद अमेरिकी एम्बेसडर भी वहां आता है और फ्लोरी को बधाई देता है, कहते हुए कि उसने ये मिशन पूरी तरह जीत लिया है। लेकिन फ्लोरी को लगता है कि मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिन आतंकियों को अभी मारा गया है वो सभी युवा थे। साफ है कि इतने बड़े हमले के असली मास्टरमाइंड वो नहीं हो सकते। अमेरिकी एम्बेसडर फ्लोरी की हिचकिचाहट समझ जाता है और उसे चेतावनी देता है कि अब यहीं रुक जाना ही बेहतर है। टीम के बाकी लोग भी ये बात समझ जाते हैं। फायदा नुकसान सोचकर वो फैसला करते हैं कि अब तुरंत वापस लौट जाना चाहिए। अगर वो जल्दी निकल जाएं, तो स्टेट डिपार्टमेंट को भी पता नहीं चलेगा कि वो यहाँ आए थे और ये पूरा मामला सिर्फ सऊदी का अंदरूनी मुद्दा बनकर रह जाएगा। इसके बाद एम्बेसडर की व्यवस्था के तहत पूरी टीम एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाती है, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आतंकी चुपके से उनका पीछा कर रहे हैं। जब उनकी गाड़ी एक ओवरब्रिज से गुजर रही होती है, तभी फ्लोरी की नजर ऊपर खड़े एक संदिग्ध आदमी पर पड़ती है और साथ ही वो देखता है कि एक गाड़ी लगातार उनका पीछा कर रही है।
वो ड्राइवर को चेतावनी देने ही वाला होता है कि तभी आतंकी अचानक हमला कर देते हैं। खुशकिस्मती से उनकी गाड़ी खास तरीके से मॉडिफाइड होती है, इसलिए कई बार पलटने के बावजूद सभी लोग बिना ज्यादा चोट के बाहर निकल आते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि खतरा टल गया है, तभी पीछे खड़ी पुलिस गाड़ी से एक हथियारबंद आदमी उतरता है और बिना देर किए स्पेशल एजेंट लेविट को पकड़कर ले जाता है। बाकी लोग अपने घावों की परवाह किए बिना तुरंत बंदूक उठाकर जवाबी फायरिंग शुरू कर देते हैं। फ्लूरी भी किसी तरह बाहर निकलता है और बिना समय गंवाए जमीन पर पड़े हमलावर को मार गिराता है। फिर वो उस गाड़ी पर लगातार गोलियां चलाता है जिसमें लेविट को ले जाया जा रहा होता है। ड्राइवर गोली लगने से वहीं मर जाता है, लेकिन पास बैठा दूसरा आदमी तुरंत ड्राइविंग सीट संभाल लेता है और गाड़ी तेज रफ्तार में वहां से भगा ले जाता है। उधर फ्लूरी और उसकी टीम एक दूसरी गाड़ी छीनकर पूरी ताकत से उनका पीछा करते हैं। कुछ देर पीछा करने के बाद वो आखिरकार आतंकियों के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि थोड़ी देर पहले सब कुछ इतना अफरा तफरी में हुआ था कि किसी ने साफ नहीं देखा कि लेविट को किस घर में ले जाया गया। ऊपर से उनके विदेशी चेहरे वहां के लोकल लोगों का ध्यान खींचने लगते हैं। इसी बीच लेविट को घसीटकर एक घर के अंदर ले जाया जा चुका होता है। टीम को अंदर की सही स्थिति का पता नहीं होता, इसलिए वो बाहर से ही नजर रखती रहती है। तभी फ्लूरी की नजर पास खड़ी एक स्थानीय महिला पर पड़ती है, जो अचानक उनकी तरफ मुड़कर बार बार सिर हिलाकर इशारा करती है। लेकिन वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही अचानक एक धमाका हो जाता है। धमाके की आवाज से वो संभल भी नहीं पाते कि ऊपर की मंजिल से आतंकी नीचे खड़ी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। उधर कमरे के अंदर लेविट को कैमरे के सामने लाया जाता है। आतंकी उससे जोर जोर से अमेरिका के खिलाफ बोलने के लिए कहते हैं। उनकी योजना के मुताबिक अगला कदम उसकी हत्या करना होता है, लेकिन तभी बाहर से आती गोलियों की आवाज लेविट को होश में ले आती है। वो तुरंत मौके का फायदा उठाकर कैमरा गिरा देता है और अगला कदम उसके कैमरा के खिलाफ बोलने के लिए कहते हैं। कमरे में मौजूद 3 आतंकियों से भिड़ जाता है। उधर बाहर फ्लूरी और उसकी टीम फायरिंग को काबू में कर लेते हैं। फ्लूरी जमीन पर पड़े खून के निशानों को फॉलो करते हुए बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और जल्दी ही एक संदिग्ध कमरे तक पहुंच जाता है। पूरी बिल्डिंग में आतंकियों के हथियार तने होते हैं, जरा सी गलती जानलेवा हो सकती है, लेकिन फ्लूरी और उसकी टीम काफी अनुभवी होती है। कुछ ही देर में तालमेल के साथ वो कई हथियारबंद आतंकियों को खत्म कर देते हैं। इसी बीच जेनेट मेस भी बिल्डिंग के अंदर चुपचाप तलाश कर रही होती है। तभी जेनेट मेस को पीछे वाले कमरे से आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है, लेकिन वहां सिर्फ एक छोटी लड़की होती है और उसके साथ कई और बच्चे और महिलाएं भी छुपी होती हैं। ये देखकर मेस उन्हें वहीं रहने को कहती है और खुद आगे तलाश जारी रखती है। कुछ ही देर बाद उसे दूर से बहस की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि आतंकियों ने लेविट को बांध रखा है और उसे फिर से अमेरिका के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जैसे ही वो उसे मारने वाले होते हैं, मेस सही समय पर पहुंच जाती है। आवाज सुनकर एक बचा हुआ आतंकी उसे कमरे में खींच लेता है और दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन शरीर से कमजोर होने की वजह से मेस धीरे धीरे हारने लगती है। ऐसे में लेविट किसी तरह खुद को खोल लेता है और दोनों मिलकर उस आतंकी को काबू में कर लेते हैं। इसके बाद जब सब बाहर निकलने लगते हैं, तभी पहले वाली छोटी लड़की के रोने की आवाज फिर सुनाई देती है। मेस खुद को रोक नहीं पाती और फिर से कमरे में जाती है। वो अपनी जेब से एक लॉलीपॉप निकालकर लड़की को देती है, उसे शांत करने के लिए। लड़की भी बदले में उसे कुछ देती है, लेकिन जैसे ही मेस उन कांच की गोलियों को देखती है, उसका चेहरा बदल जाता है। वो बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसी धमाके वाली जगह पर मिली थी। फारिस आल गाजी भी समझ जाता है कि मामला कुछ बड़ा है। वो पास सोफे पर लेटे एक बूढ़े आदमी की तरफ देखता है, जिसका चेहरा बाकी लोगों से अलग लगता है। वो खुद आगे बढ़कर उसे उठाने की कोशिश करता है। उसी वक्त फ्लोरी कमरे में काफी खून फैला हुआ देखता है, लेकिन जब तक वो असली वजह समझ पाता, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक उस बूढ़े आदमी के अपने ही पोते द्वारा चलाई गई गोली से फारिस मौके पर ही मारा जाता है। साथ ही कई गोलियां लगने के बाद आतंकी सरगना अबू हामजा भी गिर पड़ता है। कहानी के अंत में फ्लोरी फारिस के अंतिम संस्कार में शामिल होता है और उसके छोटे बेटे को दिलासा देता है कि उसका पिता एक बेहद बहादुर सैनिक था। यहीं पर आज की कहानी खत्म होती है।